हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2025 की एग्जाम डेट आ चुकी है, जिसका एग्जाम 12 सितंबर टू 26 सितंबर तक चलने वाला है। जिसके दोस्तों मैं आपको जीके जीएस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। ये मैंने कराया किसमें, यूपी ट्रिपल एससी पैट का अभी एग्जाम हुआ था, उसमें आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आपको सवाल पढ़ना है और जवाब देना है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा अनुच्छेद 244। क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 244 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, अनुच्छेद 244 अगर मैं यहां से बात करूं दोस्तों कि अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा कौन देता है? एक सेकेंड। अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा कौन देता है? या आप यहां पर लिखेंगे दोस्तों, आप इसे लिखेंगे यहां पर, सॉरी, आप इसे लिखेंगे यहां पर। अनुच्छेद 244 में क्या है? वो है अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा। अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ पर है? ये 5वीं अनुसूची के अंदर है, 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? 5वीं अनुसूची में है। और बढ़ते हैं आगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूं वर्तमान में कितने अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं? कितने अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं? तो वो 10 राज्य है, ठीक है ना। 10 राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। ये कहता है मुगल साम्राज्य के है दोस्तों, ये के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, तो हमें देखना है इसमें निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अगर हमें इसमें से एक भी पता चल जाए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। जैसे मैंने कहा, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा आलमगीर द्वितीय, मेरे याद है इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, आलमगीर द्वितीय ने 1754 से 1759 तक शासन किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आलमगीर द्वितीय 1754 से। अब डी का 3 देखना है। डी का 3 इसमें नहीं है, इसे भी हटा दीजिए, इसे भी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन, इनके अकॉर्डिंग भी हमें और चेक करना पड़ेगा। फर्रुखसियर की बात करते हैं। फर्रुखसियर ने 1713 से 1719 तक शासन किया। फर्स्ट का सेकंड चाहिए इसमें, फर्स्ट का फोर्थ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब इसमें दोस्तों कुछ जानते हैं। जैसे फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर ने कब से कब तक शासन किया? 13 से 19 तक। सभी के ऐसे ही दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी। ये कहता है किस मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी दस्तावेज अध्ययन रिपोर्ट स्थिति पर नई दिल्ली में एक परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया है? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये किसने किया है? ब्लू इकोनॉमी। आपको पता होगा ब्लू कौन सा ग्रह होता है? वो होता है पृथ्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। वो कौन सा होगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, ये आपको बताना है। तो सर्वाधिक संभावना होती है आर्थिक मंदी के टाइम पर सबसे ज्यादा कौन सा कदम उठाया जाता है, वो उठाया जाता है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि, या जो सरकारी परियोजनाएं होती हैं उनके खर्चों में हमें वृद्धि करनी होती है ताकि हमारी मंदी कम हो सके। ठीक है, व्यय में खर्चों में वृद्धि करनी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के अनुसार 4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? कुल प्रजनन दर कितनी है? ये दोस्तों ये अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.2। आंसर क्या होगा? 2.2 इसका आंसर होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत नहीं आता? ऐसा कौन सा उद्योग है जिसे लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती? वो होता है परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग होता है। ठीक है। और अगर मैं यहां से बात करूं कि भारतीय सॉरी, यहां से एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, वो आता है भारतीय पेटेंट अधिनियम। भारतीय पेटेंट एक्ट ये कब आया? ये आया 1970 के अंदर आता है। ठीक है, जिसमें लाइसेंस का जिक्र किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब कौन सा सुमेलित नहीं है? वेल्ड दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, क्या ये सही है? वेल्ड कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में नहीं भाई, वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वेल्ड जो है, वेल्ड घास का मैदान, वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में मिलते हैं। डाउन घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज, ये स्टेपीज होता है दोस्तों, ये मध्य एशिया में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है जीव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए विज्ञान रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये अच्छा सवाल है दोस्तों। ये किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को। गोविंद राजन पद्मनाभन को सम्मानित किया गया। आप यहाँ से एक दो क्वेश्चन और लिखेंगे। डॉक्टर अदिति सेंडे, डॉक्टर अदिति सेंडे को सेंडे डॉक्टर अदिति सेन डे किससे जुड़ी है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये जुड़ी है हरिश्चंद्र HRI के द्वारा, HRI से जुड़ी है। HRI क्या है? ये है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र NDRA, हरीशचंद्रा अनुसंधान केंद्र, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से जुड़ी है। ठीक है, बात करते हैं डॉक्टर स्वाति नायक की। स्वाति नायक किससे जुड़ी हैं? डॉक्टर स्वाति नायक जुड़ी हैं अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान से जुड़ी हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा किससे जुड़े हैं? डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़े हैं कैंसर अनुसंधान, कैंसर अनुसंधान और उपचार से, और उपचार से जुड़े हैं, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये किससे जुड़े हैं? प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभम, ये जुड़े हैं किससे? ये जुड़े हैं भारतीय विज्ञान, भारतीय विज्ञान संस्थान
बेंगलुरु, बेंगलोर से, जिसे हम बोलते हैं IISC। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ये कहता है क्वेश्चन नंबर 10, हमें इनका मिलान करना है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान करना है। तो आपको बताना है कि कौन से का कौन सा मिलान होगा। अगर आपको एक भी पता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मेरे एक याद है, मेरे एक याद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है क्या? एंटासिड का काम करता है, एंटासिड का काम करता है, ये प्रति अम्ल का काम करता है। तो दूसरे बी का फोर्थ होना चाहिए। बी का 2 है, ये हटा दो। बी का 2 है, ये हटा दो। बी का 1 है, हटा दो। एक ही ऑप्शन बचा, वही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनके रासायनिक सूत्र भी जानने हैं। जैसे मैंने लिखा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। आपको ध्यान रखना है CaOCl2। इसका नाम भी लिख सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका नाम भी होता है कैल्शियम, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। उसके बाद आता है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का भी नाम लिख सकते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर था, अब लिखते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। इसे हम बोलते हैं NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो नाम होता है वो क्या नाम होता है? वो नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको ध्यान रखना है। फिर आता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जिसे हम धोवन सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3, CO3। और इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आपको ध्यान रखना है। और एक आता है सोडियम क्लोराइड। आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड तो कुछ नहीं होता, जिसे हम नमक बोलते हैं। एक होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसे हम क्या कहते हैं? नमक कहते हैं, नमक। इसका फॉर्मूला होता है NaCl। आपको ध्यान, ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहता है? आप सवाल को पढ़िएगा दोस्तों और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी आपके सामने, जो अपने आप में बेहतरीन सवाल होंगे। जी, ये कहता है तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? वो बनाया गया है कृष्णा नदी पर। वो कहाँ बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि गोदावरी, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा सॉरी, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाने जाता है? ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। और कावेरी को किस नाम से जाना जाता है? कावेरी को किस नाम से जाना जाता है? कावेरी को जाना जाता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा।
आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी कभी सेम आ जाता है कि दक्षिण गंगा के रूप में किसे जाना जाता है, गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कावेरी को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और कावेरी को तमिलनाडु में, आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु में कावेरी को पोन्नी नदी के नाम से जानते हैं, पोन्नी नदी। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा, पोन्नी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय के हैं, आपको मुझे ये बताना है। ये है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा से संबंधित है। दर्शन कितने तरीके के थे, मैंने आपको बताया दर्शन कितने तरीके के थे, चार। एक तो था सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। सेकंड था आपका न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। तीसरा था आपका वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। एक चौथा था आपका पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। पांचवा था आपका उत्तरी मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये आपके दर्शन थे, ये क्या थे, आपके दर्शन थे। हम लिख भी सकते हैं कि कौन सा किसे समर्पित था, बट वहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता, आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है ट्रेन टू पाकिस्तान डैश के द्वारा लिखित है, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया है। ये आप सभी को पता होगा, खुशवंत सिंह की एक पुस्तक है, खुशवंत सिंह की एक पुस्तक है, जो किस पर विभाजित, किस पर आधारित है, ये 1947 विभाजन पर आधारित है, विभाजन पर आधारित है, आधारित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी इनकी पुस्तक आप लिख सकते हैं, इनकी और पुस्तक है खुशवंत सिंह जी की, जैसे मैंने लिखा द सिख टुडे, द सिख टुडे, बेरियल एंड, बेरियल एंड द सी, पैराडाइज एंड अदर स्टोरीज, गॉड्स एंड गॉडमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। यहाँ से आप मुल्क राज आनंद की भी एक दो पुस्तक लिख सकते हैं। मुल्क राज आनंद की कौन कौन सी पुस्तक हैं वो आप लिख सकते हैं। वो थी एक तो कुली, एक इनकी पुस्तक थी कुली, और एक और थी इनकी पुस्तक, वो थी टू, चलो हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, टू लिव्स एंड, टू लिव्स एंड ए बर्ड, एंड ए बर्ड, ये इनकी पुस्तक थी दो। अनीता देसाई की भी कुछ एक दो पुस्तक आप देख लेते हैं। अनीता देसाई की कौन कौन सी पुस्तक थी, अनीता देसाई की पुस्तक थी क्राई, एक तो थी इनकी क्राई, एक थी द पीकॉक, द पीकॉक, ठीक है, द पीकॉक इनकी पुस्तक थी। विक्रम सेठ की भी आप लिख सकते हैं, विक्रम सेठ की जो पुस्तक थी, इनकी बहुत सारी पुस्तक हैं, जैसे गोल्डन गेट, गोल्डन गेट, और भी इनकी पुस्तकें हैं, गोल्डन गेट हुआ, और ए शूटेबल बॉय, ए शूटेबल बॉय, ए शूटेबल गर्ल, ए शूटेबल गर्ल, ये इनकी कुछ पुस्तकें थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है सवाल में पराक्रम दिवस 2025 के संबंध में। ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया गया, पराक्रम दिवस 2025
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का प्रतीक है। नहीं, ये गलत है। ये आपका कब से मनाया जा रहा है? ये आपका 125वीं नहीं, 128वीं जयंती। 128वीं जयंती कहाँ पर मनाई गई? 128वीं जयंती मनाई गई है कहाँ पर? 2025 के अंदर, ठीक है ना। 125 नहीं है, 128 है, तो ये तो गलत हो गया। यह समारोह कटक उड़ीसा के बाराबाटी जिले में आयोजित था, जहां नेताजी का जन्म हुआ था। ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। फिर कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल है। द इंडियन स्ट्रगल है। द इंडियन स्ट्रगल है। नहीं, ये भी गलत है। इनकी जो आत्मकथा है वो द इंडियन स्ट्रगल नहीं है, ठीक है। इसने कहा है कथनों पर विचार कीजिए, तो ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल दो सही है। अब इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? ये पुस्तक तो है इनकी आत्मकथा, द इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक तो है, लेकिन आत्मकथा नहीं है। ये पुस्तक तो इन्हीं की है, पुस्तक है लेकिन आत्मकथा नहीं है। लेकिन आत्मकथा नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल से आपका क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपका यूपी पैट में कराया था और यही क्वेश्चन यूपी पैट में आया है। क्या होता है? ये प्रश्न काल के बाद व अन्य कार्यसूची में बहस से पहले का समय प्रश्नकाल होता है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। या मैं कहूं तो ये शुरू कब होता है? ये जो शुरू होता है ये होता है दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कहता है किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के हिस्से को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम विपणन अधिशेष। उसे क्या कहते हैं? विपणन अधिशेष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये आप सभी को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। चोराचारी घटनाकांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये हुआ आपका 1931 में। 1931 में। सवाल में कहता है इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो हमें सही काल अनुक्रम काल के अनुसार लगाने हैं। सबसे पहले घटना हुई होगी एक। सबसे पहले घटना क्या हुई होगी? एक। उसके बाद ये पहले नंबर पर आएगा, फिर 1922 ये दूसरे नंबर पर, फिर ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। 1 2 3 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में कहता है कि पौधों में विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। आप सभी ने पढ़ा होगा, पौधों के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब बहुत सारी वो है दोस्तों इसकी, आप लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा ब्रायोलॉजी, ये ब्रायोलॉजी नहीं बायोलॉजी होगा। ब्रायोलॉजी कोई शब्द नहीं होता, ये बायोलॉजी होगा दोस्तों। ये होगा आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। एक होता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी होता है। एक होता है जैव प्रौद्योगिकी, एक होता है जीव विज्ञान। ये इसमें दिया हुआ है। बाकी अब और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा मृदा विज्ञान, मृदा के अध्ययन को कहते हैं। एक यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है, वो आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप सभी को पता होगा एंटोमोलॉजी में कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। कीड़े मकोड़े, इनका अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे दोस्तों, वो होता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट में मुझे
देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है डैश पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो जोरोस्ट्रियन धर्म का पालन करते हैं क्योंकि वे जोरोस्टर की जयंती को चिन्हित करते हैं। आप सभी को पता होगा इनका जो त्योहार होता है वो कौन सा होता है, वो होता है खोरदाद साल। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों मुझे जो लगता है, लेकिन इसने कहा पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण वो है खोरदाद साल। खोरदाद साल है, खोरदाद साल है, आपको ध्यान रखना है। खोरदाद साल एक ऐसा त्योहार है जो किसके द्वारा मनाया जाता है, पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, पारसी धर्म के जो संस्थापक थे, ये पारसी धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे, जरथुष्ट, जरथुष्ट थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में कौन सा एक कथन सही है। तो हमें बताना होगा संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है, ये हमें बताना है क्या ये सही है, कौन सा एक सही है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, बिल्कुल ये पहले वर्ण व्यवस्था के अनुसार होता था, तो इसलिए ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। आप लिख भी सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का वो सॉरी संगम, संगम साहित्य की बात करता है वो प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य की बात करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है मिलान करना है बाफ्टा 2025 के विजेताओं, उनसे संबंधित हमें मिलान दर्शाना है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें एक भी पता है तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा ई इंजीनियर राइजिंग स्टार, सहायक अभिनेता, मुख्य अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निदेशक। अगर मैं कहूं तो मैंने यहां पर पढ़ा है दोस्तों सहायक अभिनेता, शायद किरण कलिन, ये वाला मैंने पढ़ा है। मुझे एक याद है कि सहायक अभिनेता जो होता है वो बाफ्टा में किरण कल्किन ने जीता है सहायक अभिनेता का पुरस्कार, सहायक अभिनेता का पुरस्कार है। दूसरे का डी आना चाहिए, अब दूसरे का ए है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, आपका आंसर बचा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हृदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये बताना है। मछलियों का हृदय द्विकक्षीय होता है, मछलियों का हृदय द्विकक्षीय होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा मछलियों का जो हृदय है वो द्विकक्षीय होता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। पक्षियों का हृदय चार कक्षीय होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मगरमच्छों का हृदय तीन कक्षीय होता है, ये नहीं होता दोस्तों, मगरमच्छों का हृदय तीन कक्षीय नहीं होता। मगरमच्छ के हृदय में तीन कक्ष नहीं होते, मगरमच्छ के हृदय में होते हैं चार कक्ष, मगरमच्छ के हृदय में होते हैं चार कक्ष। और फिर कहता है उभयचरों का हृदय, ये वाला करेक्ट है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कनिष्क की बिना सिर वाली आकृति कहाँ से मिली थी, ये आप सभी को पता होगा, ये मिली थी आपकी मथुरा से। ये कहाँ से मिली थी, मथुरा से मिली थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है भारत में विभिन्न सार्वजनिक डेटा सेंटर में एक समान डेटा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए डेटा और स्पष्टता के सुधार के लिए किस पहल को शुरू किया गया था। तो ये भी अगर करंट पढ़ी होगी तो किस पहल को शुरू किया गया था, नेशनल मेटा डाटा स्ट्रक्चर, ये शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया ये आपको लिखना है, ये शुरू किया गया था आपका 2012 के अंदर। कब शुरू किया गया था, 2012 के अंदर शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर ये है 24। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। यह 1919 में वर्साई संधि का परिणाम था, नहीं ये गलत है। प्रारंभ में यह राष्ट्र संघ से संबंधित सॉरी दोस्तों, ये कहता है यह 1919 में वर्साई की संधि का परिणाम है, ये तो सही है, ये आपका करेक्ट है।
फिर कहता है प्रारंभ में यह संयुक्त राष्ट्र, नहीं ये गलत है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। भारत, अगर मैं यहां से एक क्वेश्चन करता हूं, भारत आईएलओ का सदस्य कब बना, सदस्य कब बना, आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आईएलओ का सदस्य कब बना है, आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये कहता है मृदा प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग का कारण होता है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर, और क्वेश्चन कैसे लगे। क्वेश्चन ये अभी शुरुआत है, क्वेश्चन आपके लिए और भी अच्छे अच्छे बिल्कुल एडिक्विटी पैटर्न के मैं लेकर आऊंगा दोस्तों, जिसमें 25 क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाऊंगा, 25 क्वेश्चन आपको डेली मैं करवाऊंगा। तो आप बने रहिएगा एक्यूमेन क्लासेस के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।